दोस्तों आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल नितिश बाजी प्यार। और आज के इस वीडियो में हम वीडियो लेक्चर 5 जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम बायोलॉजी का कक्षा 10 के बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का वीडियो लेक्चर 5 को आज बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और यह इस चैप्टर का वीडियो लास्ट वीडियो होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। दोस्तों अमाशय क्या होता है और चलिए देखते हैं। तो अमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, यानी अमाशय जो है एक थैला जैसी आकार की होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। ठीक है। अमाशय का अग्रभाग क्वाड्रिएक तथा पिछला भाग जो है पाइलोरिक भाग कहलाता है। ये अमाशय का जो पहला भाग होता है वह कहलाता है क्वाड्रिएक और पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है। इन दोनों, चलिए आगे देखते हैं, इन दोनों के बीच एक फुडियक भाग कहलाता है। ठीक है। इन दोनों बीच का जो भाग होता है कहलाता है फुंडियक भाग कहलाता है। देखिए और आगे, आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्तंभाकार एपिथेलियम, जो हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर, क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर 2 में पढ़े थे, स्तंभाकार एपिथेलियम तक। ठीक है। आगे देखिए कि कोशिका का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इस धंसे भागों की कोशिका अमाशय ग्रंथि यानी जठर रस का निर्माण करती है। ठीक है। ये जो भाग धंसा हुआ रहता है वह जठर रस का निर्माण करता है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका जठर ग्रंथियां की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहला आपका श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा आपका है मुख्य यानी जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक है। इन तीनों प्रकार की कोशिका के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। आपको पूछेगा कि जठर रस किसे कहते हैं, यानी जो जठर ग्रंथियां में जो 3 प्रकार की कोशिका होती है और इन तीनों कोशिका का स्राव ही कहलाता है जठर रस। ठीक है। आगे देखिए, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जिसको हम लोग, इसका सूत्र है HCl। ठीक है। म्यूकस तथा श्लेष्मा तथा अन्य तथा निष्कर्षीय पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है देखिए यहाँ पर पेनिसिलिन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। यहाँ से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्कर्षीय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में, जो निष्कर्ष होता है यानी उसका उपयोग नहीं होता है, उसको उपयोग करने वाले पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करती है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन में से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के अमाशय प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव करता है, यानी बनाता है उसको 3 लीटर रोज जठर रस। अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण उनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ तो कहीं घाव निकल जाता है। ठीक है। ऐसा घाव अल्सर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अल्सर कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अमाशय की दीवार, देखिए यहाँ पर अमाशय की दीवार में होने वाला इस प्रकार का घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाशय में जो दीवार होने वाला जो घाव होता है पेप्टिक अल्सर कहलाता है। आगे देखिए, वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के देखिए यहाँ पर
भूखे रहते हैं, ठीक है, लंबे समय बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की अत्यधिक संभावना होती है, ठीक है। यानी भूखे व्यक्तियों को पेप्टिक अम्ल अल्सर होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। आगे, आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन का जो वसा होता है, पाचन होता है, ठीक है। वहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम यानी गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। आमाशय में जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग एक बहुत बड़ा अंग जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है तो वह है छोटी आंत, ठीक है। आगे देखिए, यह बेलनाकार रचना है, ठीक है। यानी बेलनाकार जैसी होती है, इस तरह होती है छोटी आंत। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि पाचन का क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है, तो इसका आंसर आपका आएगा छोटी आंत में, ठीक है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तक तथा चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि वे सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। आगे, मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसीलिए मांसाहारी जंतुओं में जो छोटी आंत होता है लंबाई उसका कम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? तो आगे बढ़ें। अब है छोटी आंत 3 भागों में है, ठीक है। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका है ग्रानी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम में बटा होता है, ठीक है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है, ठीक है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रानी से लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 विभिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है, ठीक है। इनमें एक नलिका ये अग्नाशयी, ठीक है, अग्नाशयी वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी होती है, ठीक है। चलिए आगे, मूल पित्त वाहिनी होती है। और आगे देखिए, तीसरा जो है उसका जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। ये दूसरा है आपका। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का जो सबसे अधिकांश भाग है इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है। इलियम में जो है भोजन का अंतिम रूप में पाचन होता है, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। किसमें? इलियम में। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशयी रस तथा आंत्र रस सक्कस एटिरिकस जो कर्मशय यकृत, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों से स्राव की क्रिया से होता है, ठीक है। तो इसको समझने के बाद छोटी आंत के बाद आपका अगला बारी आता है यकृत के बारे में, ठीक है। यकृत के बारे में देखेंगे दोस्तों। यकृत क्या होता है? देखिए, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका एग्जाम में आएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यकृत हो जाएगा, ठीक है। और इसका भार जो लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? इसका भार लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होता है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है। यकृत नलिका पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर मूल पित्त वाहिनी बनाती है। और देखिए, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का एवं क्षारीय द्रव है, ठीक है।
इससे कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें जो एंजाइम नहीं होता, लेकिन पित्त के निम्नलिखित दो कार्य हैं। यानी देखेंगे आप लोग, हम लोग पित्त का जो दो कार्य क्या है। पहला है पित्त आमाशय में ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया ना कर सके। दूसरा आपका है कि पित्त के लक्षणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन पायसीकरण होता है, ताकि वह वसा तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। ठीक है, अग्नाशय क्या है, देखिए अग्नाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरने वाली रंग की एक ग्रंथि होती है, जो अग्नाशय कहलाती है। एग्जाम में आएगा कि आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को पीले रंग की एक ग्रंथि जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली कोशिकाएं नलिकाएं होती है, जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और आगे एमाइलेस लाइपेस निकोलियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवी पर इस प्रकार क्रिया करते हैं, जैसा कि यह समीकरण को देख सकते हैं कि एमाइलेज प्लस ऑस्टार्च एवं ग्लूकाजेन को मिलकर बनाता है माल्टोज। इसी तरह लाइपेज प्लस इम्लसीयकृत वसा मिलकर बनाता है वसा प्लस अम्ल और ग्लूकोज। तो ये आपको देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े दोस्तों। देखिए यहाँ से इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल देते हैं। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है तथा वह चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। चाइल, देखिए यहाँ पर, चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? इलियम के विलाई द्वारा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो चलिए बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बड़ी आंत, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बड़ी आंत, छोटी आंत आहारनाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है, पहला है कोलन, दूसरा है मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहारनाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, यानी बिना कार्य का जो अपेंडिक्स होता है। यह एक अवशेषी अंग है। कोलन तीन भागों में विभक्त होता है, पहला है ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन तथा अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। अगला है अपचा भोजन। देखिए अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इस भागों में अपचे भोजन के अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों।